हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं सिद्धांत शर्मा अपने यूट्यूब चैनल त्रिवाना क्लासेस ऑफ सोशल साइंस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि सिलेबस चेंज हो चुका है। क्लास 9th में इस बार बहुत सारी नई चीजें ऐड की गई। हर एक सब्जेक्ट में कुछ नई चीजों को ऐड किया गया है। कुछ कुछ सब्जेक्ट में तो पूरी पूरी बुक्स चेंज हो गई हैं। और ये आज बहुत बड़ी डिफिकल्टी थ्रू आउट इंडिया फेस हो रही है कि बच्चों के पास नई बुक्स भी नहीं है और सिलेबस कॉन्टिन्यूसली आगे भी बढ़ाना है, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी बीत रहा है। और थियोरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स जो हमारे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 2 में, क्योंकि चैप्टर 1 थ्योरेटिकल पोर्शन है और चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइंस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द सोशल साइंस लाइक जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, इनकी बात की गई है। तो उस पर हम लास्ट में एक अलग से वीडियो बनाकर डिस्कशन कर लेंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं टॉपिक 1 जो जियोग्राफी का है, प्लेट टेक्टोनिक्स। और प्लेट टेक्टोनिक्स में आने वाली सीरीज में इसी चैप्टर पर बातचीत करेंगे। देखिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है, पहले ये चैप्टर सिर्फ क्लास 11-12 के बच्चों को पढ़ने को मिलता था। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि क्लास 9th में इस चैप्टर को ऐड किया गया है। इसको समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप कंसंट्रेशन के साथ अच्छे से समझते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमारे पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे पास सिलेबस अवेलेबल है। हमारे पास ये मालूम है हमें कि क्या पढ़ना है। ठीक, तो अगर बुक आती भी है तो मे बी उसमें रिप्रेजेंटेशन के मेथड में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन कंटेंट सेम रहेगा। तो प्लेट टेक्टोनिक्स को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जो अर्थ है, अर्थ इज अ डायनामिक कैनवस। ये एक डायनामिक कैनवस है। डायनामिक मीन्स गतिशील, प्रगतिशील, जो लगातार अपने आप को बदलती रहती है। बदलने का सेंस क्या है कि पृथ्वी पर लगातार अलग अलग तरह की घटनाएं होती हैं और इन घटनाओं के द्वारा विभिन्न तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है या पुरानी स्थलाकृतियों का विनाश होता है। और इस घटना के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की आकृति सुनिश्चित होती है, विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां बनती हैं। और प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है कि इन डिफरेंट टाइप के शेप्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस हैं वो हैं एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। जो पृथ्वी के अंदर से लगने वाला बल है, जो पृथ्वी के केंद्र से और विभिन्न परतों से उत्पन्न होकर और पृथ्वी की पपड़ी पर, पृथ्वी के क्रस्ट पर आकर फोर्स अप्लाई करता है, वो एंडोजेनिक फोर्स है। और जो पृथ्वी में बाहरी एटमॉस्फेयर से जो बल हमारे ऊपर पृथ्वी पर लगता है और विभिन्न तरह के परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी है, वो है एक्सोजेनिक फोर्सेस या बहिर्जातीय बल। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स को समझना क्यों महत्वपूर्ण है। प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट विवर्तनिकी, है ना, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक्स को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमको सिखाता है और हमें बताता है कि किस प्रकार पृथ्वी की जो क्रस्ट है, जो द मोस्ट आउटर लेयर ऑफ द अर्थ है, वो कैसे डिफरेंट पीसेस में टूटी हुई है और ये पीसेस किस तरह मूव करते हैं और इनके मूवमेंट से आज के किस तरह के कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं, इनका शेप कैसे है और ये किस तरह प्राचीन काल में थे। तो प्लेट टेक्टोनिक्स इज नॉट अ सिंगल थियरी। ये कोई एक सिंगल थियरी नहीं है। प्लेट टेक्टोनिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल अर्लियर आइडियाज। विभिन्न प्राचीन सिद्धांतों का एक समुच्चय। क्योंकि पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी किस तरह बनी है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। नो वन नोज अबाउट इट। बट कुछ तथ्यों का अनुसरण करते हुए विभिन्न भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी के बारे में कुछ संकल्पनाएं प्रस्तुत की। उनमें से कुछ संकल्पनाओं को माना जाता है, सही मानते हैं, उसका अनुसरण करते हैं और उस पर आगे भी जांच चल रही है। तो उन्हीं संकल्पनाओं में एक संकल्पना, हाइपोथेसिस, एक थियरी 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। अल्फ्रेड वेगनर एक्चुअली में एक जर्मन मौसम वैज्ञानिक थे, वेदर साइंटिस्ट। अल्फ्रेड वेगनर विभिन्न महाद्वीपों के जलवायु और मौसमी घटनाओं का
परीक्षण कर रहे थे, उस पर रिसर्च कर रहे थे, और तभी उन्होंने एक चीज विभिन्न महाद्वीपों की आकृतियों को ध्यान में रखते हुए पाई, और वो यह थी कि अगर इन आज की विभिन्न महाद्वीपों की आकृतियों को देखा जाए तो ये आकृतियां एक पजल के पैटर्न में हैं। पजल जो एक गेम बचपन में बच्चे खेलते हैं, एक कोई पिक्चर हो, उसको विभिन्न टुकड़ों में बांट दिया जाए और हम चाहें तो सारे टुकड़े आपस में जोड़कर और एक पूरी पिक्चर दोबारा क्रिएट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही ये महाद्वीप जो आज के समय में अलग अलग दिखाई देते हैं, एक पजल जैसा पैटर्न शो करते हैं। इन्हें हम चाहें तो इनकी कोस्ट लाइन्स को, इनके तटीय भागों को आपस में जोड़कर एक पूरी आकृति को कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा, उन्होंने अपने परीक्षणों में पाया कि अलग अलग महाद्वीपों पर सेम टाइप के फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं। सेम टाइप के फॉसिल फ्यूल्स का मतलब एक समान जीवाश्म, जीवों के अश्व। और अगर ये जीवाश्म एक समान है तो जाहिर सी बात है कि कभी न कभी ये सभी एक रहे होंगे। इसके अलावा विभिन्न महाद्वीपों पर अलग अलग तरह की घटनाएं भी हुई। जैसे अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो हम देखते हैं द मोस्ट एंशिएंट लैंडमास ऑफ इंडिया इज डेक्कन प्लेट्यू, एंड डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक्स. Most of the part of Deccan Plateau is made up of igneous rocks, and you know that, students, igneous rock is made up of magma. When magma rises from inside of the earth, and by the volcanic eruption, when it comes out and cools and solidify over the earth crust, then it converts in igneous rocks, and igneous rocks are primary rocks. तो ये बिल्कुल फिक्स है और बिल्कुल प्रूव्ड है कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण, इग्नियस रॉक्स का निर्माण मैग्मा के थ्रू होता है, और ये मैग्मा तब आता है जब कोई वॉल्केनो फटता है। लेकिन भारतीय डेक्कन प्लेट्यू पर कोई वॉल्केनो नहीं है, या किसी तरह के वॉल्केनो का कोई प्रमाण भी नहीं मिलता कि यहाँ पर कोई ज्वालामुखी रहा होगा। तो आखिर ये आग्नेय चट्टान कैसे बनी, किस तरह से इसका निर्माण हुआ? तो जाहिर सी बात है, अगर हम अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी पर आए तो हम मानेंगे कि हो सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप किसी समय में एक ऐसे बड़े भूभाग का हिस्सा रहा हो जिस पर बहुत सारे ज्वालामुखी उस समय मौजूद हों, और उन ज्वालामुखियों से निकले मैग्मा के ठंडा होने के कारण इस प्राचीनतम भूभाग दक्कन के पठार का निर्माण हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सामने आई, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रस्तुत की। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में उन्होंने कहा कि ऑल द लैंड मासेस ओवर द अर्थ प्रेजेंट like all the continents, they were once in a single landmass, and he called that single landmass Pangea. उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर आज जितनी भी भूभाग को आप देखते हैं, वो चाहे कोई महाद्वीप हो या कोई उपमहाद्वीप हो या किसी प्रकार का द्वीप हो, ये सारे द्वीप और उपमहाद्वीप एक तरह से पहले, बहुत पहले, जब पृथ्वी पर सबसे पहले जमीन का निर्माण हुआ तो एक सिंगल लैंडमास में रहा होगा, और उन्होंने उसको नाम दिया पैंजिया, कि उस समय वो पैंजिया के नाम से जाना जाता था। इसके चारों तरफ जितना ओशियन है, जैसे आज के समय में आप अलग अलग तरह के महासागर देखते हैं, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, है ना, इंडियन ओशियन। तो उन्होंने कहा चारों तरफ जो महासागर था वो एक सिंगल सुपर ओशियन था जिसका नाम था पैंथलासा। टेथीस ओशियन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अगर हम इसको नाम दें तो इसे हम टेथीस ओशियन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? टेथीस ओशियन। और ये क्या है बच्चों? एक सुपर कॉन्टिनेंट, सारे कॉन्टिनेंट्स को जोड़कर आज के 225 लगभग 225 मिलियन ईयर्स एगो ये पृथ्वी कुछ इस तरह से दिखती रही होगी। ये सारे महाद्वीप आपस में जुड़े रहे होंगे। उसके बाद जब
ट्रायसिक एज आया 200 मिलियन ईयर्स एगो, पृथ्वी का ये जो एक भूभाग था पैंजिया, ये दो भागों में टूट गया। ऊपर का जो उत्तरी भाग था, जो मूलतः दक्षिणी भाग से काफी बड़ा था, उसे नाम दिया गया लॉरेशिया या अंगारा लैंड। समटाइम्स इसे अंगारा लैंड भी कहते हैं, याद रखिए क्या कहते हैं, अंगारा लैंड। ठीक। और नीचे का जो भूभाग था उसे गोंडवाना लैंड का नाम दिया गया। और फिर धीरे धीरे अलग अलग एजेस में, जैसे जुरासिक एज और आने वाले दूसरे एजेस में, ये अंगारा लैंड लाइक लॉरेशिया ऊपर का भूभाग और नीचे गोंडवाना लैंड ये नीचे का भूभाग, ये भी विभिन्न तरह की घटनाओं के परिणाम स्वरूप टूटे और इनके टूटने से आज के वर्तमान प्रेजेंट डे के कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ। तो अल्फ्रेड वेगनर ने यह तो बता दिया कि these continents were once in a single landmass and they are moving continuously over asthenosphere। उन्होंने कहा कि पृथ्वी की जो क्रस्ट है ना, जो मोस्ट आउटर लेयर ऑफ द अर्थ है, कि अगर हम बात करें कि ये जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, ये इसके नीचे एक दूसरी परत है जो कि मैंटल का सबसे ऊपरी भाग है, और उन्होंने नाम दिया कि ये क्या है, ये एक सेमी फ्लूइड लेयर है। सेमी फ्लूइड, न पूरी तरह से सॉलिड है न पूरी तरह से लिक्विड है, और इसको नाम दिया गया एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर। उन्होंने कहा कि ऊपर की ये जो क्रस्ट है जिस पर सारे प्लेट हैं, ये प्लेट्स इसी एस्थेनोस्फेयर के ऊपर मूव करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन 1912 अल्फ्रेड वेगनर कुड नॉट प्रूव व्हाई दे मूव्ड। ये प्रूव नहीं कर सके कि ये आखिर क्यों मूव कर रहे हैं, इनके मूव करने के पीछे रीजन क्या है। तो इनकी थियरी, जो प्लेट टेक्टोनिक्स का पहला स्टेप था, ये इनकम्प्लीट रह गई। दूसरे स्टेप में 1950 में जब हैरी हेस एंड रॉबर्ट एस डाइट्स ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी प्रपोज की, तब जाकर इस थियरी को कंप्लीट किया गया और मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी आई। तो बच्चों, अगली सीरीज में हम देखेंगे कि आखिर कैसे हैरी हेस एंड एस डाइट्स ने यह प्रूव किया कि व्हाई दीज कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग ओवर एस्थेनोस्फेयर। आज के लिए अगर आप देखें तो ये 3 फिगर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैंजिया, जो सबसे पहले एक सिंगल लैंड मास था, वो टूटा लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड में। एंड दीज लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड ब्रेक इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। दे आर प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स। लाइक आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका। क्लियर। ऐसे ही नीचे आप देखते हैं, ये साउथ अमेरिका है, इधर आपका अफ्रीका है, ऊपर आपको यूरेशिया देख रहे हैं। यूरेशिया क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यूरोप और एशिया आपस में मिले हुए हैं। यहां ये आपको इंडिया दिख रहा है। क्लियर। यहां आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया है साइड में, और ये अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका। ठीक, ये ग्रीनलैंड है। तो ये जो कॉन्टिनेंट्स आज आपको दिखते हैं, इन कॉन्टिनेंट्स का निर्माण पैंजिया के थ्रू ही हुआ है, क्योंकि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी में इसको प्रूव कर दिया गया। अब बात ये करते हैं कि एक रीजन आया कि इंडियन जो लैंड मास है, जो आपको दिख रहा है, ये जो आज एशिया में जुड़ा हुआ है, जिसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, इट वॉज नॉट द पार्ट ऑफ यूरेशिया because it was the part of Gondwana land, so it must lie in southern hemisphere. But due to flowing and due to the movement of plate, ये जो एशियन लैंड मास था, ये मूव करते हुए आया और इक्वेटर के ऊपर आकर एशियन प्लेट से टकराया, और एशियन प्लेट से टकराया और एशियन प्लेट में जुड़ा, जिसकी वजह से आज आप इसे एशिया की प्लेट में देखते हैं। तो ये तो फिक्स है कि आखिर ये प्लेट्स मूव कर रही हैं, लेकिन इनका मूवमेंट क्यों है,
ये अल्फ्रेड वेगनर अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी में बता नहीं सके। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी बेटा इतनी है, जहां पर आपको ये लिखना है कि ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर वंस द इन अ सिंगल लैंड मास। सो फर्स्ट, बिफोर 225 million years ago, it was called Pangea as a single landmass, and after 25 million years ago, when the Triassic age was there, it broke in two parts, Laurasia and Gondwana land. Then after millions of years ago, breaking in different parts of Laurasia and Gondwana land, then they become different continents like नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगली सीरीज में कल आपको नई वीडियो मिल जाएगी और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करती है। क्लियर? तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लास 9th के सारे बच्चों को इसे प्रमोट करिए जिससे कि सबको इससे हेल्प मिल सके। धन्यवाद।